हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम कर रहे थे क्या, रिवीजन विद द समरी बुक। ठीक है, समरी बुक आपके पास नहीं तो टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले समरी बुक आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। अब इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे भाई, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम करेंगे, अनडाउटेडली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आते रहता है कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन, एग्जाम में आते रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके मार्क्स तो बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है भाई। ठीक है, आपने इतना लेक्चर देख लिया, आप इसका क्वेश्चन 100% अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। सो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे उसके बेसिस पे आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। अब कॉम्पोजिशन स्कीम भाई, यहाँ पे तो हम रिवीजन करेंगे समरी बुक से। एक डिटेल लेक्चर भी डाला हुआ है जिसमें पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम जो रेगुलर क्लास का है वो अलोंग विथ क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस के साथ में है, जो क्वेश्चन बैंक में आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कवर्ड है। तो किसी को डिटेल लेक्चर देखना है तो वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। अब देखो क्या बात हो रही है, अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, 3 4 5 टाइप के, कैसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले तो आपसे पूछेंगे कि भाई वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, अगले को कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं। वो किस पे डिपेंड करता है, आपको उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, उसके कैलकुलेशन आपको आने चाहिए कि आप देखोगे कि पिछले साल में उसका टर्नओवर कितना था, उसके बेसिस पे आप बताओगे इस साल उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बार बार पूछा जाता है कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में जो टैक्स पे करना है, ठीक है, टैक्स कितना पे करने के लिए आएगा। तो टैक्स पे करने के लिए अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी देखते हैं या टैक्सेबल सप्लाईज देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कौन है। अभी करते हैं डिटेल में डिस्कशन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है आपका कि आपको टैक्स कितना, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको टैक्स कितना पे करना है। ये आपसे पूछेंगे एलिजिबिलिटी है कि नहीं, प्लस टैक्स कितना पे करना है, दोनों चीजें पूछ सकते हैं। फिर 10(2)A वाली स्कीम पे कई बार क्वेश्चन आ जाती है, जो सर्विस प्रोवाइडर वाले की स्कीम थी ना, उस पे आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर जो कंडीशंस है उसमें कभी कभार कोई एक आध चीज जो है वो एडजस्टमेंट में आपकी आ जाएगी कि भाई वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नो, 1-2 पॉइंट आपको दे देंगे। ठीक है, प्रोसीजरल पार्ट से जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी पता होना चाहिए। छोटा सा ही चैप्टर है भाई, 3 पेजेस में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम की कंडीशन, सारी चीजें सभी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पार्ट से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट ज्यादातर क्वेश्चन एलिजिबिलिटी पे, टैक्स कंप्यूटेशन पे आपको इस पे आते हैं। ठीक है, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और पूछेंगे एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, सो वो आपको बताना रहेगा। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे फटाफट कॉम्पोजिशन स्कीम। सबसे पहली बात, 3 डेफिनेशंस है खाली इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, वो देखते हैं। क्या, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो लेविएबल टू टैक्स है भाई, जिसपे टैक्स लगता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हो गया, वो गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, जिसपे टैक्स नहीं लगता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो गुड्स या सर्विसेज जिसपे टैक्स नहीं लगता। और तीसरी बात है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें आती है, याद है क्या, सबसे पहला क्या, निल रेटेड सप्लाई, सेकेंड होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, और तीसरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाती है बाय डेफिनेशन। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का ही क्वेश्चन में दी हुई है आपको, सो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का आप लोगे उसके में आ जाएगी ये। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई लोगे उसमें ये आ जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अपन ने देखी है, अपन अभी देखेंगे, तो उसमें भी एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है। टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है। सो एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, समझा गया। अब कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ पे किसको मिलेगी, कॉम्पोजिशन स्कीम आपको यहाँ पे किसको मिलेगी। सो कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तो क्या देखना है, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर आपका कितना है, अप टू 1.5 CR है पिछले साल में, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी अगर पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, अप टू 1.5 CR। और आपका, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो, तो अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक है पिछले साल में, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी इस साल में। अपन क्या बात करें, इस साल की कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, इस साल की कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। सो अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितना होना चाहिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर, इफ इट डज नॉट एक्सीड 1.5 CR, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम इस साल में मिल जाएगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आपका टर्नओवर
पिछले साल में कितना है 75 लाख है, 75 लाख है। तो इस साल में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आया क्या समझ में? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यहाँ पे कौन से हैं भाई? तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बात करें तो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। उसकी मेमोरी टेक्निक है मैन डैश यूटीएस, एम पे 3 की पावर, मैन डैश यूटीएस। एम स्टैंड्स फॉर मेघालय मिजोरम मणिपुर, क्या? मेघालय मिजोरम मणिपुर। ए स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन स्टैंड्स फॉर नागालैंड, यू स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड, टी स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा एंड सिक्किम। मेघालय मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड उत्तराखंड त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या लिमिट है? 75 लाख की लिमिट है, 75 लाख की लिमिट है। हिमाचल प्रदेश असम और जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश असम एंड जम्मू कश्मीर में लिमिट क्या है भाई? 1.5 सीआर की ही है, 1.5 सीआर की है, वो याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब डिपेंड क्या हुआ, बात क्या हुई? सिंपल सी बात, अपन ने अभी तक क्या देखा कि पिछले साल में कितना एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर वो लिमिट में है तो इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी किस पे डिपेंड करता है? एग्रीगेट टर्नओवर पे, एग्रीगेट टर्नओवर पे, पहली बात। दूसरी बात, अब स्कीम मिल गई, पिछले साल तुम्हारा टर्नओवर 60 लाख रुपए था, तुम महाराष्ट्र में थे, तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम इस साल में मिल गई, मिल गई। अब यहाँ पे टैक्स कितने पे करोगे? ठीक है, टैक्स कैसे पे करोगे? तो डिपेंड करेगा कि तुम कौन हो। तुम अगर मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को क्या मिलेगा यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में अब अपन क्या पढ़ेंगे? रेट्स कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या है, तो डिपेंड करेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको रेट क्या लगेगा? 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्या? टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अपन अभी डेफिनेशन देखेंगे। मतलब 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, टोटल रेट इज 1%, टोटल रेट इज 1%, ठीक है। मैन्युफैक्चरर हो तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपका रेट है। रेस्टोरेंट वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो तो उस केस में 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टोटल रेट 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर हो तो ध्यान से सुनना, 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है। यहाँ पे टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी नहीं है, यहाँ पे क्या है? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, टैक्सेबल सप्लाई का 1%। आया क्या समझ में? ठीक है, 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपका रहेगा, तो आपको ये टैक्स पे करना है। सो पिछले साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है में है तो आप इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। इस साल जब कॉम्पोजिशन स्कीम लोगे तो आप टैक्स कैसे पे करोगे? डिपेंड करता है आप क्या हो। मैन्युफैक्चरर हो तो 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ट्रेडर हो तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आया समझ में? उसके बाद ये जो भी तीनों जन है, ए बी सी, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट या ट्रेडर, अगर ये सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सप्लाई कर सकते हैं ऑफ अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग। रेस्टोरेंट वाला तो सर्विस ही है भाई, रेस्टोरेंट वाला तो रेस्टोरेंट सर्विस कितनी भी प्रोवाइड कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। बात किसकी हो रही है? अदर सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। सो ये ए बी सी के लिए बात हो रही है। मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट वाला या ट्रेडर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसको ये स्कीम मिल जाएगी, बट उसके लिए लिमिट दी हुई है कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सो ही में सप्लाई सर्विस ऑफ अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, इतनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कितनी? 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल का टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी होगा उसका 10%, उसका 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन करेंगे अपन किसका? ये टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा भाई? वो एग्जाम सप्लाई, भले वो एग्जाम सप्लाई, अपन अभी देखेंगे डेफिनेशन, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एग्जाम सप्लाई भी आता है, एग्जाम सप्लाई भी आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस अपन ने देखा एग्जामिशन चैप्टर में, एंट्री नंबर 27 में एग्जाम्प्ट है, भले एग्जाम्प्ट हो बट इस कैलकुलेशन में उसको नहीं लेने का, इस कैलकुलेशन में नहीं लेने का, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कि भाई आपको दे दिया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, यहाँ कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो वो कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो आपको लिमिट बतानी है। तो आपको क्या करना है भाई? पिछले साल का टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकालो, उसका 10% लो, और उसके पिछले साल का टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकाला, उसका 10% लो, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, उतने अमाउंट की वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उतने अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कई बार आपको क्वेश्चन में देता है कि उसने इतनी सर्विस प्रोवाइड किया तो उसको अलाउड है कि नहीं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई यहाँ पे 10(1) की जो स्कीम है। अब 10(2)(a) की स्कीम देखते हैं, उसके बाद कंडीशंस देखेंगे। सो 10(2)(a) की स्कीम किसके लिए? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ 10(1) में एलिजिबल नहीं है,
यहाँ एलिजिबल नहीं हो पा रहा है बंदा, यहाँ 10(1) में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, 10(1) में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है। एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 lakhs मे ऑफर यहाँ पे क्या 3% CGST, 3% SGST ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेसिकली 10(2)(a) की स्कीम किसको मिलेगी? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख तक के है, पहली बात। दूसरी बात, वो 10(1) की स्कीम में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, 10(1) की स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, हो सकता है प्योर सर्विस प्रोवाइडर हो। अब ये स्कीम तो किसके लिए थी? यहाँ पे 10(1) वाली अपन ने देखा, या तो मैन्युफैक्चरर वाले के लिए, या सर्विस सेक्टर में खाली रेस्टोरेंट के लिए, या ट्रेडर्स के लिए। आपको हेयर स्टाइलिस्ट का क्वेश्चन आ गया, इंटीरियर डेकोरेटर का, आर्किटेक्ट का, यहाँ पे CA का, CS का, वो सब यहाँ पे 10(1) में एलिजिबल नहीं है, प्योर सर्विस प्रोवाइडर। तो फिर वो क्या करेगा? 10(2)(a) की स्कीम में जाएगा, प्रोवाइडर उसका पिछले साल का टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 50 lakhs, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे भाई मैन्युफैक्चरर था पर उसने सर्विस इससे ज्यादा की प्रोवाइड कर दी, ये लिमिट से ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो इनएलिजिबल हो गया इधर 10(1) में। तो कहां पे आ जाओ भाई? 10(2)(a) में आ जाओ, 10(2)(a) में आ जाओ। आया क्या समझ में? ये दो तरीके के लोग आएंगे। सो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में डिड नॉट एक्सीड 50 lakhs, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में यहाँ पे 10(2)(a) वाली स्कीम में जा सकता है यहाँ पे, प्लस जिसको यहाँ पे क्या बात हो रही, 10(1) की स्कीम एलिजिबल नहीं है, के लिए एलिजिबल नहीं, वो 10(2)(a) में आ जाओ, वो 10(2)(a) में आ जाओ। और 10(2)(a) में आओगे तो टैक्स का रेट क्या है? 3% CGST, 3% SGST, टोटल रेट 6%। किसका? टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। 6% किसका? टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। सो 10(2)(a) किसके लिए अवेलेबल है? जैसे अपन ने बात की प्रीडोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, या जो इनएलिजिबल है यहाँ पे 10(1), 10(2) में, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, जो अपन ने देखी, जो लिमिट थी 10% और 5 लाख वाली, उससे ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड करे तो भाई 10(2)(a) में आ जाओ। अब 10(1) स्कीम भी जो मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और ट्रेडर के लिए थी, या 10(2)(a) भी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन। मतलब एक पैन नंबर पे जितने GST रजिस्ट्रेशन है, या तो सबको स्कीम मिलेगी या सबके सब बाहर हो भाई। एक बाहर हुआ तो सब बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक डिस्टिंक्ट पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है, एक रेगुलर में, नहीं, या तो सब ले लो या तो सब बाहर हो, एक बाहर तो सब बाहर। तो 10(1) की भी स्कीम, 10(2)(a) की भी स्कीम किसके लिए? सारे ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन, एक पैन नंबर पे जितने GST रजिस्ट्रेशन है सब, या तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो या तो भाई साहब सब बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। एक इनएलिजिबल हुआ तो सब बाहर, एक ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी तो सब बाहर। आया समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं इसका केस स्टडी बना के। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम किसको नहीं मिलेगी? यहाँ पे 10(1) वाली भी, 10(2)(a) वाली भी। तो अब देखो इसमें ना सारे पॉइंट्स दोनों में कॉमन है, B2F वाले, खाली A वाला जो पॉइंट है वो किसके लिए? 10(1) वाली स्कीम के लिए, मतलब इस स्कीम के लिए, ये जो अपन ने पढ़ी ना, इन लोगों के लिए है। यहाँ पे किस, ये कौन सा वाला? फर्स्ट A पॉइंट। B से लेके F तक के पॉइंट 10(1) और 10(2)(a) के लिए कॉमन है, इसलिए यहाँ पे साथ में कॉमन ले लिया। सो हु कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम? कॉम्पोजिशन स्कीम किसको नहीं मिलेगी? सो सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, 10(1) वाली स्कीम रेस्टोरेंट वाले को तो है, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा सर्विस प्रोवाइडर जिसका वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है भाई? ज्यादा हो रहा है, 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, उससे ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर उसको नहीं मिलेगी 10(1) की स्कीम। ये किसके लिए पॉइंट है? द पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(1) एंड नॉट 10(2)(a). 10(2)(a) तो है ही ना सर्विस प्रोवाइडर के लिए, 10(2)(a) तो मिलेगी सर्विस प्रोवाइडर को। तो 10(1) की स्कीम कौन से सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगी? यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले को तो मिलेगी, रेस्टोरेंट वाले को तो मिलेगी, और यहाँ पे किसको मिलेगी? जिसने प्रोवाइड किया सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतने किया उसको मिलेगी। जिसने इससे ज्यादा की किया उसको नहीं मिलेगी, जिसने इससे ज्यादा की किया उसको नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात है। रेस्टोरेंट के अलावा कोई जैसे हेयर स्टाइलिस्ट है उसको नहीं मिल जाएगी भाई, प्योर सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिसने एक्सेस लिमिट से ज्यादा की प्रोवाइड कर दिया, तो एक्सेस लिमिट से ज्यादा की प्रोवाइड कर दिया तो फिर उसको भी नहीं मिलेगी, लिमिट से ज्यादा की प्रोवाइड कर दी उसको भी नहीं मिलेगी। आया क्या समझ में? ठीक है। उसके बाद पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप किस में डील कर रहे हो? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, अल्कोहल में, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, वो सारी जो अपन ने पढ़े थे PHMNA आइटम, ठीक है, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, आप उन सब में डील कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज का, तो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप इनएलिजिबल हो, ठीक है। थर्ड, अगर आप इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड, इनवर्ड चलेगा, इंटरेस्टेड प्रोक्योरमेंट किया वो चलेगा,
इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई किया, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आया क्या समझ में? इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई किया, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र हैज सेंड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ गुजरात। ठीक है, अभी आपको पूरा अपन जो केस स्टडी रहेगा उसमें अपने को कैलकुलेशन में नहीं चले जाना, आपको टर्नओवर वगैरह सब कुछ कंफ्यूज करेंगे। आपको सबसे पहले देखना है क्या कंडीशंस फुलफिल हो रही है। नहीं, इंटरेस्टेड सप्लाई कर दिया, कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं। काय के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है? सीधी सादी बात है, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। या आपको बता दिया कि भाई वो पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं। कैलकुलेशन की बात तो बाद में आती है। तो अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आप इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अच्छा, उसने परचेज किया यहाँ पे गुजरात से, किसने? गुजरात से। यहाँ पे मिस्टर ए ने परचेज किया मिस्टर बी से गुजरात से, मिस्टर ए महाराष्ट्र में, तो चलेगा। इंटरेस्टेड प्रोक्योरमेंट कैन बी डन, उसमें टेंशन नहीं है। उसके बाद पर्सन एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ। आप क्या कर रहे हो? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू ईसीओ, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कौन से ईसीओ से? जिस ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52। उस केस में भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो यस मिलेगी। अभी गुड्स को यहां से हटा दिया है क्योंकि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो मिलेगी। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, नीचे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या हो? मैन्युफैक्चरर। माइंड माय वर्ड्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर हो चलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरर हो नहीं मिलेगी। आप किसके मैन्युफैक्चरर हो? ये देखो, आइसक्रीम या अदर एडिबलाइज वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका के मैन्युफैक्चरर हो। पान मसाला टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स के मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर्स हो। फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स के मैन्युफैक्चरर हो। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ के मैन्युफैक्चरर हो। बिल्डिंग ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर हो। अर्थिंग या रूफिंग टाइल के मैन्युफैक्चरर हो। तो इन सब के मैन्युफैक्चरर को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इनके ट्रेडर हो मिल जाएगी भाई। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आइसक्रीम अदर एडिबलाइज के आप क्या हो? यहाँ पे ट्रेडर हो, कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आइसक्रीम देख के मत सोचना कि नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती, ट्रेडर को मिल जाएगी। ट्रेडर को मिल जाएगी। आए क्या समझ में? उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगी। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो नहीं मिलेगी। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो नहीं मिलेगी। कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ये बी से लेके एफ तक का पॉइंट, ना 10(1) की स्कीम मिलेगी आपको, ना 10(2)(a) की स्कीम मिलेगी। ना 10(2)(a) की स्कीम मिलेगी। आया क्या समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशंस देखिए अपन ने। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम कब लैप्स हो जाएगी? अब तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया। इस साल में आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली तो थी, पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ गया, 1.5 CR से ज्यादा हो गया, 75 लाख से ज्यादा हो गया, 50 लाख से ज्यादा हो गया, एज द केस में भी जो भी ली थी। तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया जो भी लिमिट स्पेसिफाइड थी 10(1) या 10(2)(a) में, तो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑब्वियसली लैप्स हो जाएगी। पहली बात, जिसने भी कॉम्पोजिशन स्कीम ली है उसने, जिसको गुड्स वो बेचेगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है, उसने जब भी गुड्स बेचेगा तो रिसिपिएंट से टैक्स नहीं कलेक्ट करना। उसको टैक्स नहीं कलेक्ट करना। ये जो टैक्स पे करना है ना उसको, ये 1% हो गया, 5% हो गया, 1% हो गया, 6% हो गया, ये जो भी टैक्स पे करना है अपने पॉकेट से पे करो। आप रिसिपिएंट से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, पहली चीज। सेकेंड चीज, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक आधा एडजस्टमेंट आ जाता है। आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ना आपको आईटीसी मिलेगा, ना आपको रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना है। फिक्स रेट से अपनी पॉकेट से भर दो पैसे। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद अगर ऑफिसर को लगता है कि आप यहाँ पे आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली पर आप एलिजिबल ही नहीं थे, आप तो यहाँ पे फटाफट इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेके बैठे हो, तो उस केस में ऑफिसर क्या कर सकता है? टैक्स के साथ साथ आपको पेनल्टी लगा सकता है। और प्रोविजन 74, 74A, 73 सबके प्रोविजन, जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल है वो क्या हो जाएंगे? आपको क्या हो जाएंगे? यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, टैक्स के साथ साथ आपको पेनल्टी भी लग जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है? वर्ड टैक्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, आपके बिल ऑफ सप्लाई में। अच्छा, जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसका नाम क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई होता है। बिल ऑफ सप्लाई होता है। सो उसको बिल ऑफ, वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करता, हाँ, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। सो बिल ऑफ सप्लाई जो इशू करेगा वो उसके ऊपर क्या लिखना है? उसको कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, उसके टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई में उसको ये लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस। ठीक है, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे उसको ये यहाँ पे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल प्लेस पर्सन क्या करना है? यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा। ठीक है, उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ऑल पे। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 10 में नॉट फाइल हर साल इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। एक बार तुमने बता दिया तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो बिल्कुल आप उसमें ही रहोगे अनटिल अनलेस यू विड्रॉ। ठीक है, तब तो आपको हर साल इंटीमेशन देने की कोई जरूरत नहीं है।
अब अभी अपन ने देखा था कि भाई आप क्या कर सकते हो, गुड्स सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू, गुड्स सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो करने बताइए कि ईसीओ को क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम वाला उसके थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ईसीओ फॉर जो भी गुड सप्लाई कर रहा है यहाँ पे उसके थ्रू बाय कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर। सो जो भी टीसीएस कलेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 52, मतलब कि जो ईसीओ है उसको नोटिफाई किया है क्या, उसको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। जो भी गुड सप्लाई कर रहे हैं कॉम्पोजिशन वाले उसके लिए क्या, उसको ईसीओ शैल नॉट अलाउ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय द सेड पर्सन। ईसीओ उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर ले। कॉम्पोजिशन वाले हो आपको, आप अगर किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, कोई वेबसाइट के थ्रू सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू, वो आपको इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउ नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग, ईसीओ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए, ठीक है। सेकेंड, ईसीओ शैल कलेक्ट टीसीएस, ईसीओ को क्या करना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और थर्ड, ईसीओ शैल फर्निश डिटेल्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट इन स्टेटमेंट जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 8 फॉर्म जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, ईसीओ को डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो 3 काम ईसीओ को करना है। पहला, उसको इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ नहीं करना है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, ठीक है, उसके थ्रू गुड्स जो सप्लाई कर रहा है। सेकंड चीज, उसको टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। थर्ड चीज, ये डिटेल्स उसको कहाँ पे देना है, जो भी डिटेल्स उसके गुड्स के हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स के, वो उसको देने हैं अपने जीएसटीआर 8 में, दैट्स इट। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जीएसटी के अंदर, अभी आप न्यू रजिस्ट्रेंट हो, ठीक है, पिछले साल आपका टर्नओवर 15 लाख था, आपने यहाँ पे इस साल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, उसी टाइम आपने सोचा चलो कॉम्पोजिशन स्कीम भी लेते हैं, तो आप ले सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन को जो आप फॉर्म भरोगे उसी में इंटीमेट कर दो आपकी हम कॉम्पोजिशन स्कीम पे जाना चाहते हैं, तो चलेगा, कोई दिक्कत की नहीं है। आपका कब से कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगा, जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा तब से आपका कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगा। किसकी बात हो रही है, नया रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ले रहे हो उसकी बात हो रही है, पहली चीज। सेकेंड बात, आप रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी हो, मतलब क्या बात होगी, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप क्या कर रहे हो, कॉम्पोजिशन लेवी पे ऑप्ट कर रहे हो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सकता है आप 2 साल से रजिस्टर्ड थे, अभी आपने सोचा चलो यार कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं इस साल, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। पर वो इफेक्टिव कब से होगी, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नया साल जब शुरू होगा 1 अप्रैल से ही आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ पे इफेक्टिव होगी, ठीक है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आपने बीच में कभी भी सोच लिया और कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए, नहीं। अगर आप कौन हो, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो नया रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी ले सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है, जब से भी रजिस्ट्रेशन ले रहा है तब से ले सकता है। पर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप मिड ऑफ द ईयर में नहीं ले सकते कॉम्पोजिशन स्कीम, आपको बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही लेना पड़ेगा। आया क्या समझ में। अब लास्ट क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब देखो 2 चीजें पढ़ेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर का रेलेवेंस किस चीज के लिए था, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे किसके लिए, इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे कितना है, 1.5 CR तक है या 75 लाख तक है या 50 लाख तक है, एज द केस में भी, तो इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, पहली चीज। सेकेंड चीज, इस साल का एग्रीगेट टर्नओवर क्यों देखेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम कब तक मिलेगी, जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR 50 लाख 75 लाख एज द केस में भी क्रॉस करता है, उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, ठीक है। इसके लिए अपन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपन क्यों कैलकुलेट करते हैं, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट करते हैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए। अगर मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट वाले हो, तो आपको किस पे टैक्स पे करना है, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे। या अगर आप 10(2)(a) वाले हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको किस पे टैक्स पे करना है, 3% + 3%, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दूसरी बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट वाले हो या ट्रेडर हो, तो आप सर्विस कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, 10% ऑफ व्हाट, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। सो उसके लिए इन सभी जगहों पे क्या, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कैलकुलेशन काम पे आता है। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है, देखो यही सेम चीज है, बट मैं मेन बुक ओपन कर रही हूँ क्योंकि वहां पे और ज्यादा मैंने अभी सिंप्लीफाइड करके डाल दिया है, ठीक है। तो एक बार अपन मेन बुक से देखते हैं क्या चीज है, सेम चीज है बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है बस। क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं अपन, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। देखो ये जो टेबल में दिया है ये क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर का कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, पूरे एक्ट के लिए नहीं। सो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन एक्ट के लिए वो
प्लस एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो सेक्शन 10 में, वो दोनों का कंबाइंड रीडिंग करके जब कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या है भाई इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गलती करना नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर का जब भी कैलकुलेशन है। सो जो भी लिमिट है अपनी 1.5 से 75 लाख या 50 लाख के कैलकुलेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लेंगे सारे आउटवर्ड सप्लाई, कौन से क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस पे टैक्स लगता है, अभी अपन ने देखा विच इज लेविएबल टू टैक्स। उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें आती है, क्या 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 आती है, यहाँ पे अपन ने अभी देखा था निल रेट ऑफ टैक्स, उसके बाद क्या आता है होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो है, और उसके बाद क्या आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पेन मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन को जो सप्लाई इसकी वो आ जाएगी। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होता है पूरे इंडिया के बेसिस पे, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे, और इसमें क्या आएगा, और यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात कर ली। उसके बाद एक्सक्लूड क्या क्या होगा पहले ये देखते हैं। जीएसटी एक्सक्लूड होगा, जीएसटी को नहीं लेना एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में, ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, ना यूटीजीएसटी, ना आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस, किसी को भी नहीं लेना है। सेकंड, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, जो इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी, वो आपकी इनवर्ट सप्लाई, टैक्स आपको पे करना है माना, परंतु वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में नहीं आएगी। आया क्या समझ में। उसके अलावा क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस जो है वो नहीं आएगा। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस, 2 एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, यहां एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करने बोला है, पर एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस यहां पे नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। आया क्या समझ में। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर में वो सप्लाई जरूर आएगी, कौन सी, जो 1 अप्रैल से लेके जब तक आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस टाइम तक की जो सप्लाईज है वो आएगी। ये अपन अभी चार्ट से समझते हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है 1 अप्रैल से लेके जब तक कि उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी, वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। ठीक है, ये पॉइंट के लिए अपन अभी एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो समझा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा भाई, टैक्सेबल सप्लाई आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन, यहाँ पे आए क्या, हैविंग सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, क्या नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस नहीं आएगा। और एग्रीगेट टर्नओवर में 1 अप्रैल से लेके जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भाई यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टेबल इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो उसमें क्या आएगा, टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाएगा, मेड विद इन द स्टेट। क्या नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस नहीं आएगा। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम नहीं आएगा, इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस नहीं आएगा, लास्ट वाला पॉइंट पहले देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस नहीं आएगा। और 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है वो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं होते पीरियड में, तो यहाँ पे क्यों लेंगे, ये टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स पे करने के लिए। तो 1 अप्रैल से जिस दिन तक आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, ठीक है, उस दिन तक के का टर्नओवर नहीं आएगा, जब तक आपकी लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की तब तक के का टर्नओवर नहीं आएगा। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, एग्जांपल ट्रेडर, एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो अपने वो देखा याद है क्या, ट्रेडर के केस में क्या बोल रहा है, ये सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे। ट्रेडर के केस में टर्नओवर अपने को किस चीज पे टैक्स पे करना है, टैक्सेबल टर्नओवर पे, टैक्सेबल टर्नओवर में। तो उस केस में एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं लेंगे, सिंपल वर्ड्स में एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं लेंगे, सिंपल वर्ड्स में। सो ये टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी किसके लिए है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। अब एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, कि जहां हमने देखा था टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आपको क्या एक्सक्लूड करना है, जो भी सप्लाई कर रहे हो आप 1 अप्रैल से लेके किस डेट तक के, अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसको बट आपको इंक्लूड करना है किस चीज पे, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम में आप उसको इंक्लूड करोगे 1 अप्रैल से लेके उस डेट तक का जब वो पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्विक एग्जांपल देखेंगे अपन।
एग्रीगेट टर्नओवर आपका 22-23 में कितना था? 15 लाख था। 15 लाख था, ठीक है। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सो वेल विद इन लिमिट था, ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। आप महाराष्ट्र से थे, जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अब आया साल कौन सा? 23-24। तो अब इसमें अपन देखेंगे दोनों चीजें, क्या एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें लेना है और टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको क्या लेना है, ठीक है। इस तरीके की केस स्टडी एक दो बार एग्जाम में पूछी हुई है, आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में तो ऐसी केस स्टडी भी आपको सेम मिलेगी। सो अब क्या बात हुई, देखो अब 1 अप्रैल नया साल शुरू हुआ 23-24। 1 अप्रैल से लेके जब तक आपकी लाइबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन की, मतलब 30 सितंबर तक के आपका टर्नओवर हुआ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। क्या 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी थी? नहीं, आपका एग्रीगेट टर्नओवर विद इन लिमिट्स था, नहीं थी, उसके बाद थी। बट 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक का टर्नओवर क्या एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे? यस लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम बिल्कुल लेंगे। 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक आपकी लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है, आप लोगे यहाँ पे टर्नओवर, यहाँ पे केस में लोगे एग्रीगेट टर्नओवर, लोगे आप एग्रीगेट टर्नओवर में उसको, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना यार कि रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में तो वो आएगा ही ना, 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक की आपकी लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। बट क्या वो टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आएगा? नहीं, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी किसके लिए यूज किया जाता है? टैक्स पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए भैया। और यहाँ पे सीधी सादी बात है, जब हम यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के, तो हम टैक्स क्यों पे करेंगे? हम कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करेंगे उस पीरियड में, हमें टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है उस पीरियड में। सो इसीलिए ये टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं आएगा। तो जो वहां लिखा था वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में लिखा था, अपन ने टेबल में उसको लिया है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि भाई 1 अप्रैल से लेके, इन शॉर्ट क्या बात है, 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन तक आपकी लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन है, उस दिन तक का जो ये टर्नओवर है, उस पीरियड का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा, पर टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं आएगा। आया समझ में? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो एक पॉइंट तो हो गया। उसके बाद 30 सितंबर के बाद से आपका टर्नओवर 31 दिसंबर तक के, ठीक है, 31 दिसंबर तक के आपका टर्नओवर कितना हुआ? 30 लाख रुपीज हुआ। 30 लाख रुपीज हुआ। क्या ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस बिल्कुल आएगा, ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में आना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पीरियड में आपने क्या किया? अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। यहाँ 30 सितंबर जैसे आपका क्रॉस हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और आप कॉम्पोजिशन स्कीम 10-2A वाली ले लिया। आप सर्विस प्रोवाइडर थे, आपने 10-2A वाली स्कीम ले ली, तो आप टैक्स कैसे पे करोगे? 3% CGST, 3% SGST पे करोगे आप। 30 लाख पे 3% CGST पे कर दोगे, 30 लाख पे 3% SGST पे कर लोगे। आया क्या समझ में? ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे? अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 31 दिसंबर तक कितना हो गया? 50 लाख हो गया। क्या हो गया ना? 20 लाख हो गया आपका यहाँ पे अप्रैल से सितंबर तक के का, फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का 30 लाख हो गया। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या हो गया? 50 लाख हो गया। अब आपका 1 जनवरी से यहाँ पे 50 लाख ये क्रॉस हो गया है, तो अब आप क्या हो जाओगे? आप कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट हो जाओगे। आप कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट हो जाओगे। पर ये एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में आएगा। यस, एग्रीगेट टर्नओवर से ही हमें पता चला ना कि भाई इसका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हो गया, तो अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी। अपन ने अभी पढ़ा, लैप्स हो जाएगी। तो अब जो ये यहाँ जैन टू मार्च है, उसमें इसका टर्नओवर कितना आया? 20 लाख रुपए। नाउ ही इज आउट ऑफ स्कीम, सो ही विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ व्हाट? 18%। सो 20 लाख पे अगर फॉर एग्जांपल जो भी उसकी सर्विस को रेट लगता है, फॉर एग्जांपल 18% टोटल रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई? वो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा। ये 20 लाख पे वो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा। आया क्या समझ में? ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह आप देख लेना। तो इन शॉर्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल से लेकर के टिल द टाइम ऑफ उसकी लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन की, वो एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, बट टर्नओवर इन द स्टेट में नहीं आता है। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं क्या? चैप्टर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कितना छोटा सा डिस्कशन है, 3 पेजेस का खाली अपने चैप्टर किया है इसको, और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत रेगुलरली पूछते हैं, तो इसमें मार्क्स नहीं करने हैं भाई गड़बड़, और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल केस स्टडी आती है, सिर्फ यही कंसेप्ट है। टोटल 100% कवर किया अपन ने ये चैप्टर।
ठीक है। क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो जैसे मैंने बताया आप क्या कर सकते हो, आप रेफर कर सकते हो, एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है कॉम्पोजिशन स्कीम विद क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक वाले पार्ट में उसमें जाके क्वेश्चंस अगर आपको रेफर करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको खुद से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो आप वहां पे टेलीग्राम से आप ले सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, टेलीग्राम की भी लिंक डाल रही हूँ और वो डिटेल्ड वीडियो जो है जिसमें क्वेश्चंस कवर्ड है उसकी भी मैं लिंक डाल रही हूँ। ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे 100% कॉम्पोजिशन स्कीम का चैप्टर यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे हमने फटाफट रिवीजन उसका कर लिया है। सो यहाँ पे हम अपना डिस्कशन स्टॉप करते हैं। और अगर भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है। अपने शेयर कर लो फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प होगा। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।